हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स का टॉपिक। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेड साइकिल के मीनिंग के बारे में जानेंगे। ट्रेड साइकिल को बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। इसे हिंदी में व्यापार चक्र कह सकते हैं। ट्रेड साइकिल्स का मतलब ये है जैसे कि एक इकॉनमी में कभी भी कंडीशंस एक जैसे नहीं रहते। कभी इकॉनमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अप जा रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं तेज़ी से, मार्केट अप हो रही होती है, तो कभी मार्केट डाउन स्विंग में होती है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही होती है। जैसे कि जब मार्केट अप सिचुएशन में होगी उस वक्त ट्रेड अच्छा हो रहा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, यानी कि सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स अप कंडीशन में होते हैं। सब वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, जो कि इकॉनमी की प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, यानी कि इकॉनमी जो है वो समृद्ध हो रही है। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी या बूम की कंडीशन, इसे बूम भी कहा जाता है, यानी कि तेज़ी, लेकिन ये बूम या प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन हमेशा नहीं रहती। मार्केट उससे उल्टा टर्न भी लेती है। तो जब मार्केट उल्टा टर्न लेगी, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उस वक्त सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉल कर रहे होंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा, इनकम फॉल करेगी, डिमांड कम हो रही होगी, तो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स उस वक्त डाउन आते हैं। तो इससे एक वेव बन जाती है, यानी कि कभी जैसे कि पहले तेज़ी आई, उसके बाद मार्केट डाउन हो रही है, उसे हम मंदी कहेंगे। फिर इकॉनमी तेज़ हो जाएगी, फिर मार्केट डाउन आ जाएगी, यानी कि ये तेज़ी और मंदी की सिचुएशंस जो हैं वो बने रहती हैं। इसे हम डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये अप एंड डाउन की कंडीशंस बनती हैं, और ये जो अप एंड डाउन की कंडीशंस बनती हैं इन्हीं को ही हम ट्रेड साइकिल्स बोलते हैं। तो ट्रेड साइकिल को लेकर कई इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने थ्योरीज दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर हिक्स की थ्योरी के बारे में। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये थ्योरी प्रोफेसर J.R. हिक्स ने दी है। उनकी बुक आई थी कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। इस बुक में उन्होंने अपनी ये थ्योरी जो है वो दी थी। उनके अकॉर्डिंग एक कंट्री में ट्रेड साइकिल्स क्यों आते हैं, उनका मानना था कि जब एक इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तब उस कंट्री में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की जब वर्किंग होती है, जब वो इंटरैक्ट करते हैं, उसकी वजह से मार्केट कभी अप होती है तो कभी डाउन होती है, और वो वजह है ट्रेड साइकिल्स के आने की। यानी कि जब एक इकॉनमी में निवेश में जब भी परिवर्तन आएगा, इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज आएगा, तब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर वर्क करेंगे, और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की कंबाइंड वर्किंग की वजह से इकॉनमी में ट्रेड साइकिल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर टेक्स प्लेस विच क्रिएट्स साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। यानी कि जो भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ये बूम और डाउनफॉल की जो भी सिचुएशंस होंगी, ये क्रिएट होती हैं मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की कंबाइंड वर्किंग की वजह से, और वो वजह तब क्रिएट होगी जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। तो आगे हैं इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस जो प्रोफेसर हिक्स ने दिए हैं। उन्होंने पहला अजम्पशन लिया है, देयर इज अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है। इसको हिंदी में हम प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी का मतलब है कि कंट्री में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार हो रहा है एक कांस्टेंट रेट पर। जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम से प्रेरित होता है, यानी कि इनकम से इंड्यूस होके किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव इकॉनमी में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इकॉनमी प्रोग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इकॉनमी में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट से लगातार हो रहा है, और नॉर्मली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वतंत्र निवेश इसे हिंदी में कहते हैं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट नॉर्मली गवर्नमेंट करती है। सेकेंड पॉइंट है, इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स डिसइक्विलिब्रियम आफ्टर गेटिंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही सिंपल है कि इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी तो उसके बाद वो डिसइक्विलिब्रियम में जाएगी,
यानी कि एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आने पर, स्टेबल लेवल पर आने के बाद इकॉनमी अनस्टेबल ज़रूर होती है। अब वो अनस्टेबल वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम लेवल से जब इकॉनमी ऊपर जाएगी तो वो बूम की सिचुएशन होगी, और जब इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे आएगी तो वो डाउनफॉल की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट असम्पशन है आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। हर कंट्री में एक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब देश में पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि सभी लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं, जितने लोग काम करना चाहते हैं, जब सबको काम मिल जाता है उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो उनका कहना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता, बिकॉज जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है तब तक तो हम लोगों को एम्प्लॉय करते जाएंगे और उनको काम देते जाएंगे, तो आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तब अनएम्प्लॉयड पीपल ही नहीं रहे, बेरोजगार लोग ही नहीं हैं। तो जब बेरोजगार लोग ही नहीं हैं तो हम और एम्प्लॉय नहीं कर सकते, हम और लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आउटपुट उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट असम्पशन इसमें लिया गया है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज कांस्टेंट, कि इसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यू को कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज लैग्ड। इसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के रिलेशन को लैग्ड रिलेशन बताया गया है। लैग्ड का मतलब यहाँ पर टाइम लैग से लिया गया है, टाइम लैग यानी कि टाइम ड्यूरेशन। तो मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप है और एक्सेलरेटर का जो रिलेशन है ये एक लैग्ड रिलेशन है। अब इस लैग्ड रिलेशन का मतलब क्या है, देखिए मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम इंक्रीज होती है, और जितने गुना इनकम बढ़ती है उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। और एक्सेलरेटर क्या होता है, जब ये इनकम बढ़ती है तो इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, तो इस डिमांड यानी कि कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। तो इस कंजम्पशन के बढ़ने से और इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, तो इस कंजम्पशन की वजह से इन्वेस्टमेंट जितना क्रिएट होगा उसके रेशो को एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो अब ये रिलेशनशिप लैग्ड कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है लेकिन उसमें एक टाइम लैग होता है, मतलब उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, क्योंकि ये इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगी कि अगर हम कहें कि आज 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम 500 करोड़ बढ़ जाएगी, एकदम ऐसा नहीं होता। इनकम कई गुना बढ़ती ज़रूर है लेकिन उसको बढ़ने में टाइम लग जाता है। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट ईयर की इनकम लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, और प्रेजेंट ईयर का कंजम्पशन लास्ट ईयर के इनकम पे डिपेंड करता है, और प्रेजेंट ईयर का इन्वेस्टमेंट पिछले कंजम्पशन के चेंज में डिपेंड करता है। यानी कि इसमें इनका जो रिलेशनशिप है उसमें टाइम लैग है, उसमें टाइम पीरियड का जो है वो 1 साल या 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड है, ऐसे ही इनमें भी वो टाइम पीरियड है। इसीलिए इसमें लिया गया कि जो मल्टीप्लायर क्रिएट होगा या एक्सेलरेटर क्रिएट होगा इसमें टाइम लैग है, इसीलिए इसको लैग्ड रिलेशन बोला गया है। नेक्स्ट इसमें असम्पशन लिया गया है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि एट प्रेजेंट कंट्री में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्शन जो हो सकता है वो सारी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो रही है, वो कैपेसिटी पूरी फुली यूटिलाइज हो रही है, इसीलिए कंजम्पशन बढ़ने पर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, तभी एक्सेलरेटर काम करेगा। इसलिए यहाँ पर यह अज्यूम कर लिया गया कि देश में जितनी प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि देश में जितनी एट ए टाइम प्रेजेंट में जितनी मशीनरी है, जितने रिसोर्सेज हैं, वो सारी कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो ये थी इसकी 6th असम्पशन। लास्ट असम्पशन इसमें है no restraint on contraction but working of accelerator in downswing is an indirect restraint, यानी कि जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब इकॉनमी डाउन आएगी, बूम में जाने के बाद, तेज़ी में जाने के बाद इकॉनमी नीचे की तरफ वापस आती है, तो जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस पर कोई रिस्ट्रेन, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है उस वक्त एक्सेलरेटर काम नहीं करता।
यानी कि जब इकॉनमी नीचे की तरफ आ रही होगी, डाउनटर्न ले रही होगी, मंदी में आ रही होगी, उस वक्त एक्सेलरेटर जो है वो वर्क नहीं करता है। तो ये थे इसके अजम्पशंस। आगे हम पढ़ेंगे इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की, बिकॉज ये टाइप्स के जो नाम हैं वो बार बार इसमें यूज़ होंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो, जब हम बिजनेस में नेट कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ जाता है, कैपिटल का स्टॉक बढ़ता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसे हिंदी में स्वतंत्र निवेश बोला जा सकता है, और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट इनकम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनकम हो या ना हो, ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब हम इनकम को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट इनकम से प्रेरित होता है, इनकम से इंड्यूस होके किया जाता है, या प्रॉफिट से इंड्यूस होके किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर करता है, और ये इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर करता है, यानी कि गवर्नमेंट करती है। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के ट्रेड साइकिल्स। इस थ्योरी में ट्रेड साइकिल्स कैसे आते हैं जो बताया गया उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो प्रोफेसर हिक्स ने स्टार्ट किया कि मान लेते हैं कि इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इकॉनमी स्टेबल लेवल पर है। तो जब इकॉनमी इक्विलिब्रियम में चल रही है तो कंट्री में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो उससे इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ी, इनकम कई गुना बढ़ेगी तो यहाँ पर मल्टीप्लायर काम करेगा। मल्टीप्लायर के काम करने से इनकम कई गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। कंजम्पशन इंक्रीज हो गया यानी कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। तो हमने अभी अजम्पशन में पढ़ा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हो रही है। तो जैसे ही इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो फैक्ट्रीज में ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में और सामान बनाने के लिए और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि और मशीनरीज लगानी पड़ेंगी। तो इस कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से फैक्ट्रियों में और इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, उद्योगों में और निवेश होगा। तो जब ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा तो इस इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से, इस इनकम की वजह से ये इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ है, या इस कंजम्पशन की वजह से इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ है, बात एक ही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेटर जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया तो इनकम फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम इंक्रीज होगी तो वो फिर से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर फिर से वर्क करेगा। तो ये मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, देन अगेन मल्टीप्लायर, फिर एक्सेलरेटर, इस तरह से इनकी आपस में इंटरैक्शन होगा। इनकी वजह से इकॉनमी तेज़ी से जो है वो ऊपर जाएगी और इकॉनमी में बूम क्रिएट होगा। लेकिन जब इकॉनमी बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगी, एक पीक लेवल पर जो है वो पहुंच जाएगी, सपोज हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, तो जब एक इकॉनमी पीक लेवल पर पहुंच जाएगी तो वो हमेशा पीक लेवल पर नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुका है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कई बार एक्सेस हो जाएगा। तो जब इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट एक्सेस हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिटेबल फिर नहीं रहेगा, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते बढ़ाते बूम की सिचुएशन में बहुत बढ़ा दिया है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फैक्ट्रियों में अनयूज्ड स्टॉक पड़ा रहेगा, सामान बिकना थोड़ा कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से सामान बनना भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब स्टॉक में सामान होगा तो और मटेरियल नहीं बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है अब वो उतनी इनकम नहीं दे पाए, तो इन्वेस्टमेंट एक्सेस हो गया, जिसकी वजह से इनकम में डाउनफॉल आएगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रह जाएगा, जिसकी वजह से इनकम में फॉल आ जाएगा। तो जब इनकम फॉल करेगी तो कंजम्पशन भी फॉल करेगा।
कंजम्पशन फॉल करेगा, प्रॉफिट्स फॉल करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें नीचे की तरफ आना जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पीक पर थी इकॉनमी, अब ये डाउन टर्न ले चुकी है और इकॉनमी नीचे आते आते बहुत लोएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच जाएगी। तो ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम सभी बहुत डाउन लेवल पर जो है वो आ जाएंगे। लेकिन बहुत डाउन होने पर भी इकॉनमी हमेशा नीचे की तरफ नहीं रहेगी, ये अप टर्न ज़रूर लेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था। उस लॉ ऑफ कंजम्पशन में उन्होंने ये बताया था कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं जितना तेज़ी से इनकम बढ़ती है। ऐसे ही जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है, लेकिन कंजम्पशन में कमी उतनी नहीं आती जितनी इनकम में कमी आती है। यानी कि लोगों की इनकम में कमी आने के बावजूद कंजम्पशन तो लोग कम करेंगे, लेकिन उतना कम नहीं करेंगे जितना उनकी इनकम में फॉल आएगा। तो यानी कि कंजम्पशन कुछ ना कुछ मार्केट में बना रहेगा, मार्केट में डिमांड ज़रूर बनी रहेगी थोड़ी बहुत। और मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में जो पुरानी मशीनें हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मशीनें बिल्कुल डेप्रीशिएट हो चुकी होंगी, बिल्कुल कंडम हो जाएंगी, तो उन मशीनरीज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा और इंक्रीज़ होगा, यानी कि इकॉनमी यहाँ से अप टर्न ले लेगी। और इस तरह से इकॉनमी फिर से एक लेवल आएगा जब पीक पर पहुँच जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये कैसे वेव इंक्रीज बनेगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होता है, ये हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से स्टार्ट करके चलते हैं कि सपोज इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन के बढ़ने से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम और बढ़ेगी, यानी कि इकॉनमी तेज़ी से बढ़ेगी। अब बात आती है कि यहाँ पर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर कैसे आए। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जब इनकम बढ़ती है तो उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट बोला जाता है, और इस इनकम के बढ़ने से जब कंजम्पशन बढ़ा और फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इस इफेक्ट को इस इफेक्ट को एक्सेलरेटर इफेक्ट बोला जाता है। देन फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम फिर से इंक्रीज हुई, अगेन मल्टीप्लायर का इफेक्ट आएगा। तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, देन अगेन मल्टीप्लायर, उसके बाद फिर से एक्सेलरेटर, इनके इंटरैक्शन से ये बूम क्रिएट हुआ है। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट डाउन होगा तो इनकम नीचे आनी शुरू होगी, क्योंकि जब मल्टीप्लायर अप कंडीशन में काम कर सकता है तो ये उल्टी कंडीशन में भी काम कर सकता है। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ये इनकम को कई गुना कम भी करता है। तो इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये कम होते होते प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, सारी चीज़ें फॉल करेंगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इकॉनमी बहुत डाउन पे पहुंच जाएगी। लेकिन डाउनफॉल में भी हमेशा नहीं रहेगी, ये रिकवर होगी। तो यहाँ से रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है। ये रिकवरी प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? जब इकॉनमी में जो ऑलरेडी मशीनरी है, जब वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम फिर से बढ़ेगी, फिर से मल्टीप्लायर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ेगी। फिर वो इनकम कई गुना बढ़ेगी तो कंजम्पशन फिर से बढ़ेगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इनकम, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। यानी कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता चला जाएगा और ये एक एंडलेस प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये था हिग्स थ्योरी का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ हमने एक्स एक्सिस लिया है और ये है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने इनकम और इन्वेस्टमेंट को लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है। अब हम इस डायग्राम में यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम का कर्व, ये हमने एक इक्विलिब्रियम लाइन खींची है। इससे ऊपर हम एक सीलिंग लाइन बनाएंगे, इसको मैंने सी से डिनोट किया है। एक लाइन है फ्लोर लाइन,
और ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन। इस डायग्राम में ये 4 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। इसमें ई इक्विलिब्रियम के लिए है, ये इक्विलिब्रियम पाथ को शो कर रहा है। एफ लाइन फ्लोर है, फ्लोर का मतलब है कि ये बिल्कुल मिनिमम लिमिट है। ये फ्लोर लाइन ये शो करती है कि इकॉनमी के नीचे जाने की ये मिनिमम लिमिट है, इकॉनमी इससे नीचे नहीं जाएगी। ए लाइन जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो करेगी, और ऐसे ही सी लाइन जो है ये सीलिंग को शो करेगी। सीलिंग का मतलब है ये हाईएस्ट लिमिट है, ये इकॉनमी की हाईएस्ट लिमिट है कि इकॉनमी इससे ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल को जो है वो डिपिक्ट करती है। जैसे कि हमने अजम्पशंस में लिया था कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद आउटपुट उसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कह सकते हैं हम, या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आने पर ये हमारी मैक्सिमम लिमिट तय हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी बात की कि हम इक्विलिब्रियम की लाइन से जो है वो शुरू करेंगे कि सपोज इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा। तो ये इकॉनमी अप होते चली जा रही है क्योंकि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर वर्क कर रहे हैं। तो इकॉनमी यहाँ से बढ़ते हुए, इसको मैंने एम पॉइंट दिया हुआ है, ये एम से पी तक जो है वो इकॉनमी पहुँच गई है, तो ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। अब इस लेवल से ऊपर इकॉनमी नहीं जा सकती, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक इकॉनमी कुछ टाइम तक स्टेबल रहेगी, कुछ टाइम तक प्रॉफिट्स जो है वो अच्छे रहेंगे, मार्केट अच्छी रहेगी। लेकिन जब इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचने के बाद इकॉनमी में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ एक्सेस हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो जब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट और क्रिएट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट जब और क्रिएट नहीं होगा तो उससे इनकम कम होना शुरू हो जाएगी, इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी, सारे फैक्टर्स डाउन सिचुएशन में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से इकॉनमी ने डाउन टर्न ले लिया। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो गया, मल्टीपल टाइम्स इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इसको हम नीचे लाते चले जाएंगे। नीचे आते 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 इकॉनमी यहाँ फ्लोर लाइन पर पहुँच जाएगी, यानी कि मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे इकॉनमी नहीं जाएगी। जैसे कि हमने अजम्पशंस में पढ़ा कि जब डाउनफॉल आता है तो एक्सेलरेटर काम नहीं करता, यानी कि एक्सेलरेटर के काम ना करने का मतलब ये है कि जब कंजम्पशन कम होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फॉल ज़रूर करता है, लेकिन क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बना रहता है, इसलिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रहता है। और जब इकॉनमी बहुत डाउन पर आ जाएगी तो ये अप टर्न कब लेगी? जैसे कि मैंने बात की कि एक्सेलरेटर की वर्किंग यहाँ पर नहीं होती है डाउनफॉल में, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंजम्पशन जब बना रहता है और मशीनरीज जो भी ऑलरेडी फैक्ट्रीज़ में हैं, जब वो डेप्रीशिएट हो जाती हैं, वो कंडम हो जाएंगी बिल्कुल, तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा तो इकॉनमी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से प्रोड्यूसर्स को मार्केट में होप नज़र आनी शुरू होगी, उनको दिखेगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो वो उससे इंड्यूस होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर देगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम और बढ़ेगी और इकॉनमी इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम टी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, इसे हम आर लिख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, ये जब इकॉनमी ऊपर पहुंच गई है तो ये बूम की सिचुएशन है, और जब ये नीचे आ गई है तो ये डिप्रेशन की सिचुएशन है, और जब इकॉनमी वापस ऊपर उठ रही है तो ये रिकवरी की सिचुएशन है, यहाँ इकॉनमी रिकवर हो रही है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की लाइन हमने ऐसे बढ़ते हुए बनानी है, बिकॉज अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन हमारी यही थी कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इकॉनमी। प्रोग्रेसिव इकॉनमी मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट।
कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज होगा एक कांस्टेंट रेट पर। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में। आगे हैं इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म, इसमें कुछ कमियां कुछ इकोनॉमिस्ट ने बताई हैं। पहली इसमें कमी जो बताई गई है दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। जैसे कि हमने अजम्पशंस में भी पढ़ा, उसमें यही अज्यूम किया गया कि एक्सेलरेटर की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में एक्सेलरेटर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज एक्सेलरेटर जो है इसे कैपिटल आउटपुट रेशो कहते हैं और जो कि टेक्निकल चेंजेस पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेटर प्रोडक्शन की टेक्निक पर डिपेंड करता है, टेक्निकल चेंजेस पर, जबकि प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि एक्सेलरेटर चेंज होता रहता है। इसलिए इसको कांस्टेंट मानना ये गलत है। सेकेंड पॉइंट है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। एक्सेलरेटर की ही तरह मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इसमें कांस्टेंट अज्यूम की गई है, जबकि मल्टीप्लायर की वैल्यू MPC पर डिपेंड करती है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंसान की खर्च करने की टेंडेंसी पर। लेकिन ह्यूमन बींग्स की खर्च करने की टेंडेंसी एक जैसी हमेशा कभी नहीं रहती, MPC चेंज होते रहती है, तो जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। थर्ड इसमें क्रिटिसिज्म लिया गया है सीलिंग इज नॉट फिक्स्ड। जैसा कि हमने अभी इसमें डायग्राम में देखा, एक सीलिंग लाइन इसमें ली गई थी जिसे कि एक फिक्स मान लिया गया था, लेकिन एक इकॉनमी में आउटपुट कितना बढ़ सकता है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि टेक्निक में चेंजेस होते रहते हैं, लेटेस्ट मशीनरीज आती रहती हैं, तो आउटपुट को हम बहुत लेवल तक जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो उसका एक लिमिट फिक्स करना किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है पैसिव रोल ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इस थ्योरी में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी गई उसको जितनी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को दी गई है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा उसमें मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की बात की गई। मल्टीप्लायर में स्टार्टिंग में इसमें यानी कि इनकम जनरेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट किया गया। उसके बाद जितना भी प्रोसेस है इनकम जनरेशन का, उसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, यानी कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का रोल सिर्फ डिप्रेशन के टाइम तक उसको लिमिट किया गया है। सो ये इस चीज़ में जो है वो ये इस पॉइंट को लेकर इस थ्योरी में जो है वो इसकी कमी बताई गई है। तो ये थी हमारी हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। थैंक यू वेरी मच।